Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11 June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about powers of the speaker. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं पहले, फिर आएंगे पावर ऑफ द स्पीकर के ऊपर। क्यों हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो जरा देखते हैं। तो आपको पता है कि द न्यू गवर्नमेंट हैज स्worn इन, उन्होंने अब शपथ ले ली है और 18th लोकसभा की अब पहली सेशन होने वाली है। तो अभी कौन होंगे नए स्पीकर, उसको लेकर के जो दो मेन एलाइज हैं रूलिंग पार्टी के, टीडीपी एंड जेडीयू, ये दोनों चाह रहे हैं कि इनके मेंबर जो हैं, इनके पार्टी के मेंबर, वो बने लोकसभा के स्पीकर। तो दोनों अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में अच्छा सा आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, पावर्स ऑफ द स्पीकर। तो उसको देखते हैं। देखिए, स्पीकर का जो पद होता है वो लोकसभा के अंदर होता है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस ऑफ, आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल है लोकसभा, वहां पे स्पीकर का पोस्ट होता है। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको भी हम लोग स्पीकर कहते हैं। अभी जब भी कोई नई लोकसभा बुलाई जाती है या फिर नई लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाई जाती है, जैसे अभी बुलाई जा रही है 18th लोकसभा, तो उससे जस्ट पहले जो पुराने लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं और नई लोकसभा की मीटिंग को प्रेसाइड करते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम मतलब टेम्पोररी स्पीकर। प्रोटेम का लेटिन मतलब ही होता है फॉर द टाइम बीइंग। तो प्रोटेम स्पीकर इज टेम्पोररी स्पीकर एंड एज पर कन्वेंशन जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है नई लोकसभा का, जैसे अभी 18th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी, सब मिलेंगे, तो उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर होगा उसको बना दिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर, टेम्पोररी स्पीकर। और उनका काम रहेगा कि नए स्पीकर के पोस्ट के लिए वो इंटरिम इलेक्शन करवाएं। तो लोकसभा के अंदर ही इलेक्शन के बेसिस पे और सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे नए स्पीकर का चुनाव होता है। और एक बार जब नए स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो फिर प्रोटेम स्पीकर सीज टू रिमेन स्पीकर ऑफ द हाउस। प्रोटेम स्पीकर का इसके अलावा एक और काम होता है। प्रोटेम स्पीकर जो नए मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनको ओथ भी दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं लोकसभा के अंदर। तो जैसे हमारे संविधान में जिक्र किया गया है, मिनिस्टर्स के लिए अलग से शपथ की बात की गई है, ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही ओथ की बात की गई है फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और लोकसभा के जो नए लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको ओथ दिलवाने का काम प्रोटेम स्पीकर करते हैं। तो आई होप अभी तक आपको बात समझ आ रही है कि स्पीकर का जो पद होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और स्पीकर जो होते हैं वो नई लोकसभा या नई लेजिस्लेटिव असेंबली की पहले मीटिंग से पहले वो पुरानी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रिजाइन कर देते हैं और नई लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो कन्वेंशन के हिसाब से, इसको कोई लेकर के नियम नहीं है, कन्वेंशन के हिसाब से सीनियर मोस्ट मेंबर को बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम मुख्यतः दो है, एक तो नए मेंबर्स को ओथ दिलवाना और दूसरा नए स्पीकर का चुनाव करवाना। अब जरा देखते हैं स्पीकर पोस्ट को लेकर के, लोकसभा में खासकर स्पीकर पोस्ट को लेकर के हमारे संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं। आर्टिकल 93 to 96 talks about the power functions jurisdiction of the speaker in Lok Sabha. The 93 talks about that there would be two offices in Lok Sabha, offices with the name of speaker as well as deputy speaker. तो सरल भाषा में लोकसभा के अंदर एक पद होगा स्पीकर का, दूसरा होगा डेप्यूटी स्पीकर का, ऐसा आर्टिकल 93 कहता है। और उनका चुनाव हो जाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हाउस। तो जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है, उनके मेंबर्स मिलते हैं, उसके बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव हो जाना चाहिए। इलेक्शन के थ्रू ये चुनाव होना चाहिए और सिंपल मेजॉरिटी इज इनफ, यानी कि नए लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे वो आपस में वोट करके सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर देंगे। आर्टिकल 94 टॉक्स अबाउट वैकेशन, रेजिग्नेशन या रिमूवल प्रोविजंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो इसके हिसाब से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है आफ्टर गिविंग देम ए नोटिस ऑफ 14 डेज इन एडवांस। क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर को लेकर के कोई अलग से बात नहीं की गई है। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए स्पीकर। अगर मेंबर हैं लोकसभा के तो दैट इज इनफ टू बिकम अ स्पीकर। आर्टिकल 95 में द पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर or the other person to perform the duties of the office has been mentioned in absence of the speaker. 96 आर्टिकल कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर will not preside while a resolution for his or her removal from the office is under consideration। मतलब मान लीजिए कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया जा रहा है। यहाँ पे बात की गई है ना रिमूवल के लिए नो कॉन्फिडेंस जैसा मोशन लाया जा सकता है अगेंस्ट द स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑल्सो। तो उनको रिमूव करने के लिए अगर ऐसा कोई रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, उस पर डिबेट हो रहा है, उस पर वोटिंग हो रही है, तो फिर उस डिबेट में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जिनके अगेंस्ट भी ये रिजोल्यूशन लाया गया है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। ही कैन नॉट चेयर दैट पर्टिकुलर सिटिंग ऑफ द हाउस। यहाँ पे लिस्ट दी गई है ऑफ द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा राइट सिंस द फर्स्ट स्पीकर टू द इनकम्बेंट वन। ओम बिरला जी अभी मौजूदा स्पीकर थे। अब जब 18th लोकसभा आएगी तो फिर ओम बिरला जी विल नो लॉन्गर बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब किसी नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। वहीं पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर साहब। तो पहले और आखिरी तो हमेशा याद रखना ही चाहिए, बीच में भी एक बार जरा नाम देख लीजिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या पावर है? तो मुख्यतः दो पावर हैं। लोकसभा का पूरा कंडक्ट कैसे चलेगा वो सब कुछ स्पीकर निर्धारित करते हैं। डिसाइड्स हाउ लोकसभा इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। लोकसभा के अंदर मेनली जो सरकार के बिजनेसेस हैं, सरकार के बिजनेस मतलब गवर्नमेंट नॉर्मली बिल लाती है, उस बिल को पास कराने का तो कब बिल रखा जाएगा, कब उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, इन सब का फैसला स्पीकर करते हैं। द गवर्नमेंट बिजनेसेस आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर आफ्टर कंसल्टिंग विद द लीडर ऑफ द हाउस। तो सरकार की तरफ से जो पार्टी जिनकी सरकार है उनके तरफ से एक लीडर ऑफ द हाउस होता है और लीडर ऑफ द हाउस के साथ कंसल्ट करके फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा सरकार के तमाम बिजनेसेस बिल रखना है, कोई रिजोल्यूशन रखना है, उस पर चर्चा होनी है, वो सब स्पीकर तय करते हैं। उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछना है, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो उसके लिए भी पहले प्रायर परमिशन मांगना होता है। आपको पता है कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में भी, वैसे तो बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पीकर पद की, तो वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू लोकसभा, कि जो वहां के मेंबर्स हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे, उनके अलग अलग पोर्टफोलियोज के ऊपर। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो डिफेंस मिनिस्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरीके से। तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव्स या द गवर्नमेंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके का होगा, वो सब कुछ निर्धारित करते हैं स्पीकर। तो ये सब पावर है स्पीकर के विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा फंक्शनिंग। उसके अलावा द स्पीकर हैज आल्सो पावर टू एक्सपंज। मतलब मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें बोल गया जो स्पीकर को लगता है कि अनपार्लियामेंट्री है, ये रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए, तो स्पीकर आदेश दे सकते हैं टू एक्सपंज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। क्योंकि जो भी बातें बोली जाती हैं ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा वो सब कुछ रिकॉर्ड उनका मेंटेन किया जाता है, बट स्पीकर अगर चाहें तो कुछ बातें या रिमार्क्स को एक्सपंज करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इफ स्पीकर बिलीव्स कि दैट पर्टिकुलर रिमार्क्स वाज अनपार्लियामेंट्री। तो ये तो दो महत्वपूर्ण पावर्स हो गए स्पीकर के। अभी स्पीकर के पद से जो मेन एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी, कि स्पीकर भले किसी भी पार्टी के हों, जैसे जेडीयू के हो जाएं, बीजेपी के हो जाएं, लेकिन एक बार जब स्पीकर पद उनको मिल जाए तो उसके बाद वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके न्यूट्रल तरीके से बिहेव करें, ये उम्मीद होती है स्पीकर से। लेकिन भारत में अक्सर
इससे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर देखा गया है स्पीकर का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और लोकसभा में भी। जैसे एक एग्जांपल इस आर्टिकल में दिया है कि 2018 में वाईएसआरसीपी एंड टीडीपी ने नोटिस दिया स्पीकर को कि वो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर ने जानबूझ करके इस नोटिस को बार बार डिले किया, हाउस को एडजर्न किया ताकि सरकार को वक्त मिल जाए। ऐसे एलिगेशंस हैं। द स्पीकर इज रॉन्ग टू नॉट अलाउ नो कॉन्फिडेंस मूव टू बी टेबल्ड। काफी समय तक डिले किया ताकि सरकार को वक्त मिल जाए अपनी तैयारी करने के लिए। सो इस तरीके से स्पीकर का जो पद है वो होना चाहिए न्यूट्रल, लेकिन उसके फंक्शनिंग को लेकर के अक्सर प्रश्न उठ जाता है हमारे देश में कि क्या वो सच में न्यूट्रल तरीके से काम कर रहे हैं। आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल होल्ड देयर पोजीशन इन द एग्जीक्यूटिव एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। यानी कि लोकसभा में जब तक उनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है तब तक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अपनी पोस्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा का कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक रिजोल्यूशन या मोशन लाया जा सकता है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, जिसको कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ पास हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास हो जाता है, तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू नॉट एंजॉय द मेजॉरिटी और द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इन दैट केस दे मस्ट रिजाइन। तो इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एक महत्वपूर्ण तरीका है इस बात को इंश्योर करने का कि जो मेंबर्स, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा और नॉट। आर दे कलेक्टिवली आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल टू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा और नॉट। क्या पूरे के पूरे जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं लोकसभा के, आर दे कन्विंस्ड विद द एग्जीक्यूटिव और नॉट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उस चीज को चेक करने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए कि वेदर द एग्जीक्यूटिव्स एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और नॉट, इस चीज को चेक करने के लिए द प्रोविजन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने से पहले, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो अपोजिशन द्वारा ही लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने से पहले अगर स्पीकर कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल करना डिले होता है या फिर टेबल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब स्पीकर सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, which is not in line with the expectations from the post of speaker। क्योंकि एक बार भले वो हो रूलिंग पार्टी के ही मेंबर, लेकिन एक बार जब वो स्पीकर का पद अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल तरीके से बिहेव करे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्टॉल करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक नहीं दूसरे तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसके लिए क्या करना होगा, स्पीकर को हाउस को एडजर्न कर देना होगा कि चलिए बाद में, अभी के लिए ये सेशन एडजर्न किया, अब अगले बार जब सेशन वापस से मिलेगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लाइएगा। तो इससे क्या होगा कि सरकार को वक्त मिल जाता है। इस तरीके की एक्टिविटीज करना कहीं ना कहीं स्पीकर के जो पोस्ट है उसके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाता है। तो ये सब कुछ कंसर्न देखे गए हैं भारत के अंदर फंक्शनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्पीकर का। एक जो खास महत्वपूर्ण प्रोविजन है वो है विथ रिस्पेक्ट टू 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल आपको पता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट करके 1985 में इंसर्ट किया गया हमारे संविधान में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल की मदद से लाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिफेक्शन करता हुआ पाया जाता है तो स्पीकर के पास पावर होगा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास पावर होगा टू डिस्क्वालीफाई दैट मेंबर एज पर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। तो डिस्क्वालिफिकेशन किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है, तो अगर कोई मेंबर है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी का
और वो उस पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर देता आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। जैसे मान लीजिए बीजेपी के टिकट से आप इलेक्शन जीत करके गए, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, और एक बार आप पहुंच गए लोकसभा में, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं मैं बीजेपी की मेंबरशिप छोड़ रहा हूं, तो उस केस में आपके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है और स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको लोगों ने वोट दिया उस पार्टी के नाम पे और अब आप उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इट इज एन इनकंसिस्टेंट एक्शन और उस बेसिस पे आपको आपके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ लगा करके आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं स्पीकर। उसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ओपनली पार्टी का मेंबरशिप गिव अप ही करना है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे या बिल पे वोट करते हैं अगेंस्ट द पार्टी लाइंस, मान लीजिए पार्टी हाईकमान से आदेश आया कि इस बिल के अगेंस्ट में वोट करना है या फेवर में वोट करना है, और आप पार्टी हाईकमान के आदेश के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो भी उस केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ डिफेक्शन और आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं who are not aligned to any political party, एक बार इलेक्शन जीतने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस केस में भी उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। और जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं वो 6 महीने के अंदर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद, नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं देन दे कैन ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये तो हो गई बात एंटी डिफेक्शन लॉ की। अब एंटी डिफेक्शन लॉ एक पावरफुल लॉ है जिसमें किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास है? स्पीकर के पास। लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर के पास, राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास। अब इसका काफी दुरुपयोग होता रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर नेबाम राबिया केस काफी फेमस केस हो गया 2016 में। वहां के स्पीकर ने 16 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो सरकार बचाने के लिए, गिराने के लिए कई सारे ऐसे चीजें हैं जो स्पीकर कर देते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज कर देते हैं। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाया 1992 में इन किहोतो होलोहान केस, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर in anti-defection law with respect to disqualification will not be final and it can be questioned in a court of law। मतलब अगर स्पीकर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा या फिर स्पीकर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन लेजिस्लेटिव असेंबली उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड कि ये डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर ने किया है ऑन मैलिफाइड इंटेंशन या परवर्स ग्राउंड, कि यानी कि कहीं ना कहीं स्पीकर पार्टी या पॉलिटिकल आइडिया से इंस्पायर होकर के अपने पार्टी के मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने इस एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन के पावर का मिसयूज किया है। इस ग्राउंड पे इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है एज पर किहोतो होलोहान केस। तो इसके पहले तक द डिसीजन ऑफ स्पीकर वाज कंसिडर्ड टू बी फाइनल, बट नाउ द डिसीजन ऑफ द स्पीकर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और मे बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारे देश के अंदर जो स्पीकर का पद है वो उस तरीके से उस पे लोगों ने काम नहीं किया है जैसे उम्मीद रहती है स्पीकर को काम करने की, कि वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के बियॉन्ड पार्टी लाइंस एंड पेटी पॉलिटिक्स उठ करके वो काम करे। उस तरीके से हमारे देश में अभी तक तो नहीं हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा किहोतो होलोहान केस में, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मिसयूज ऑफ पावर बाय द स्पीकर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। इस पे तो यूपीएससी ने जो भी आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं उसके ऊपर यूपीएससी ने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। 2 प्रीलिम्स क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर 2015 में पूछा था और यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर 2022 में पूछा था। यूपीएससी ने 2020 में स्पीकर के ऊपर मेंस में बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। ये वाला जो कन्वेंशन है इसको फॉलो किया जाता है यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि वहां पे एक बार जब कोई स्पीकर बन जाता है हाउस ऑफ कॉमन में तो फिर
वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है ना, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉर्मली फिर कोई दूसरा उसके सामने खड़ा ही नहीं होता है अगले बार इलेक्शन में या उसके अगले बार इलेक्शन में। इससे फायदा क्या होता है कि वो इंसान जो एक बार स्पीकर बना, अब वो दोबारा इलेक्शन हार नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने नॉर्मली कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होता। इट्स ए कन्वेंशन, कोई रूल तो है नहीं, बट कन्वेंशन है कि मान लीजिए कि आप स्पीकर बन गए लोकसभा के, एक बार इलेक्शन जीत के गए और उसके बाद आप लोकसभा के स्पीकर बन गए, तो अब अगले बार जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होंगे वहां से आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा, मतलब आप अनअपोज्ड जीत जाएंगे और आपसे फिर उम्मीद की जाएगी कि अब वापस जैसे जा करके लोकसभा के स्पीकर बन जाए। तो एक बार जब अगर आप स्पीकर बन गए तो अब आप जब तक चाहे तब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इससे होता क्या है कि फिर स्पीकर को अपने पार्टी या उसके कंपल्सन से ऊपर उठ करके फैसले करने में मदद मिलती है। मान लीजिए, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूं, मैं बीजेपी का एमपी हूं, एक बार मैं स्पीकर बन गया, अब मुझे बीजेपी के हाई कमान की बात सुनने की जरूरत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है कि अगले बार टिकट नहीं दिया तो इसलिए उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं। अगले बार टिकट नहीं भी दिया, मैं इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, मेरे सामने कोई इलेक्शन में मुझे अपोज नहीं करेगा। ये कन्वेंशन के तौर पे यूके में फॉलो किया जाता है और मैं वापस से अगले बार जीत जाऊंगा, फिर अगले बार जीत जाऊंगा। जब तक मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहूं तब तक आई विल विन अनअपोज्ड। ये वहां पे वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, स्पीकर पद को होल्ड करने वाले लोगों के लिए ये कन्वेंशन बनाए हुए हैं। इससे होता क्या है कि स्पीकर बिना किसी डर के, किसी भी पार्टी हाईकमान के डर के, वो निष्पक्ष होकर के इम्पार्शियल तरीके से काम करते हैं और तब जाकर के जो पार्लियामेंट्री सैंक्टिटी है वो रिटेन हो पाती है। तो ये है कॉन्सेप्ट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर का। यूपीएससी ने साल 2020 में यही पूछा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट अगर भारत में अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ये आंसर आपको हिंट्स के तौर पे दे रखा है, आप चाहे तो ये आंसर पढ़ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और नहीं तो खुद अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद इस स्टैंडर्ड आंसर से अपने आंसर को कंपेयर कर लीजिए। बट आई जस्ट होप कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर वाला जो कन्वेंशन है जो यूके में फॉलो होता है वो आपको समझ आ गया है। द स्पीकर विल रिमेन अनअपोज्ड एंड विल रिमेन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन एज लॉन्ग एज ही और सी wants to, and that is why he rises beyond any kind of fear कि अगले बार मुझे पार्टी टिकट नहीं मिला तो, इलेक्शन टिकट नहीं मिला तो, और इस कारण से वो पूरी तरीके से अनबाइस्ड होकर के इम्पार्शियल तरीके से काम कर सकते हैं बियॉन्ड पार्टी लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड नीट कंट्रोवर्सी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार ने लगभग 2 साल पहले बनाया ताकि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, एमबीए के, उन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्रेंस एग्जाम को यूनिफॉर्म तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जा सके, उसके लिए एक एजेंसी बनाई भारत सरकार ने, ऑटोनोमस एजेंसी, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। National Testing Agency has been registered as a society under Indian Societies Registration Act 1860. That means National Testing Agency is not a statutory body. इसके लिए कोई अलग से पार्लियामेंट में कानून पास होकर के नहीं आया है। ठीक है, इस बार एनटीए न्यूज में है, इसलिए प्रीलिम्स में प्रश्न उम्मीद कर सकते हैं आप एनटीए के ऊपर। तो ध्यान रहे, एनटीए इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ नेशनल लेवल एजेंसी जिसको जिम्मेदारी दी गई सरकार द्वारा टू कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जेई, गेट, जीमैट, कैट, यूजीसी नेट, एटीसी। ऑब्जेक्टिव सरल है कि ये जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कंडक्ट कराएं। पहले क्या होता था एनटीए से पहले कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग एंटिटीज थी या अलग अलग एजेंसीज थी, जैसे सीबीएसई, एआईसीटी। तो इस कारण से एंट्रेंस टेस्ट में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो उस कारण से फिर उनको हटा करके ले आया गया एनटीए को। एनटीए इज चेयर्ड बाय an eminent educationist who is appointed by Ministry of Education. अब रिसेंट कंट्रोवर्सी पे आते हैं। एनटीए ने हाल फिलहाल में नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए
मेडिकल में। रिजल्ट डिक्लेयर किया हाल फिलहाल में 4 जून को। एग्जाम पिछले महीने हुआ था 5 मई को। ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ इसमें कई सारे डिस्क्रिपेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिली है। एक तो रिजल्ट जो शेड्यूल्ड डेट था उससे 10 दिन पहले ही आ गया। चलिए ये तो बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बट इससे एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी में रिजल्ट निकाला गया है। जो शेड्यूल डेट था उससे 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया। उसके अलावा आप देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, उनकी संख्या है इस बार 67, जो नॉर्मली हर साल 3 या 4 हुआ करती थी, एट मोस्ट 3 इन प्रीवियस 5 ईयर्स। वो इस बार टॉप रैंक सिक्योर करने वाले यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स हो गए 67। अब आप सोचिए हर साल 3 होते हैं, इस बार होगा 67, कुछ तो गड़बड़ है। उसके अलावा 1500 कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन ग्रेस मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। एग्जाम आप ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाए, बच्चे तो सही से टाइम पे अपने पेपर नहीं दिया तो आप उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। 44 ऑफ द टॉपर्स, उसके अलावा कई सारे और बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है क्योंकि सवाल पूछा गया जो उसका जवाब एग्जाम में तो ठीक ही था, और जो एनटीए ने आंसर रिलीज किया उसमें भी ठीक ही था, लेकिन एक एनसीईआरटी के किताब में, 12th की एनसीईआरटी की किताब में उसका जवाब थोड़ा गलत था। अब चूंकि एनसीईआरटी में आंसर थोड़ा सा गलत है, उसके बेसिस पे इन लोगों ने उस क्वेश्चन के लिए भी, एनटीए ने उस क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे बच्चों को, 1500 बच्चों को लगभग ग्रेस मार्क्स दे दिया, जिसमें से 44 तो टॉपर्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिल गया है। तो मुद्दा यह है कि बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज देखी गई हाल फिलहाल में नीट यूजी रिजल्ट पब्लिकेशन में, जो पब्लिश किया एनटीए ने। और ये तो डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये तो इनकंसिस्टेंसीज हैं। उसके अलावा कई सारे बच्चे पेपर लीक का भी एलिगेशन लगा रहे हैं एनटीए के ऊपर कि पेपर लीक भी हुआ है, और उसके लिए कई सारे क्रेडिबल एविडेंसेस भी दिए गए हैं। और अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल फाइल किया गया है। फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे जी ने पीआईएल डाला, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा है कि आप बताओ कि हम लोग ये एग्जाम कैंसिल क्यों ना करें। आपने जो नीट यूजी एग्जाम कराया 2024 में, इसको हम कैंसिल क्यों ना करें। और आप की सैंक्टिटी पे क्वेश्चन रेज किया उन्होंने कि आप किस तरीके से एग्जाम करा रहे हैं, आपका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें आप डिटेल में सुप्रीम कोर्ट को बताएं। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है, बट इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के कारण मुझे लगता है कि एनटीए इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर। एनटीए पे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, मेंस में भी प्रश्न आ सकता है वैसे, बट सीधा सीधा एनटीए पे नहीं आएगा, कुछ ऐसा जेनरिक सा प्रश्न आ जाएगा। इंडियन सोसाइटी में आ सकता है कि स्टूडेंट्स, lakhs and lakhs of students do prepare for competitive exam, their entire life aspiration is dependent upon such competitive exam, while the agencies who are entrusted with the responsibility of conducting such competitive exams are not serious themselves, they are playing with the life of students। ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। The next topic is about cabinet committees। What are cabinet committees and why is cabinet committee on security the most important of them all, CCS? देखते हैं। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अभी आपको तो पता ही है कि द ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आर नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर्स, और सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेने होते हैं। ठीक है, अब 72 मिनिस्टर्स तो हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिवली 15% होते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, लेकिन सारे के सारे मिनिस्टर्स उतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करते। कम से कम 15-20 ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं वो आर होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोस, जिनको हम लोग कह देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोस। अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। अब सारे फैसलों के लिए सारे मिनिस्टर्स एक साथ इकट्ठा हों ये जरूरी तो नहीं है, तो इस कारण से क्या किया गया है कि कैबिनेट कमिटीज बना दी गई हैं, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर ही 3-4 मिनिस्टर्स को मिलाकर के एक कमिटी बना दी गई कि भैया ये वाले मामले जब होंगे तो आप 4 लोग मिलकर के फैसला करना, इस तरह का मामला होगा तो आप 5 लोग मिलकर के फैसला करना।
तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया है कैबिनेट कमेटी का, जहां कैबिनेट मिनिस्टर्स में से भी 3-3 4-4 मिनिस्टर्स को मिला करके एक-एक छोटी-छोटी कमेटी बना दी गई है टू मेक डिसीजंस ऑन सम इंपॉर्टेंट मैटर्स। और इस तरीके से इवॉल्व हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैबिनेट कमिटीज। ध्यान रहे कैबिनेट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट, मींस इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कैबिनेट कमेटी का सीधा सीधा कोई जिक्र नहीं है। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो 8 कैबिनेट कमिटीज हैं भारत के अंदर। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। तो अपॉइंटमेंट मतलब जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं अलग अलग सरकार पोजीशंस में, सरकारी पोजीशंस में, उसके लिए इस कमेटी का के पास पावर रहता है। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशंस मतलब जो सरकारी बंगले वगैरह हैं उनका अकोमोडेशन, उनका मतलब किनको अलॉटमेंट होगा, वो सब फैसले करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। 3-4 मिनिस्टर्स की मिला करके कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन बना दी गई। इकोनॉमिक फैसलों के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से बिल कब रखे जाएंगे, सरकार का क्या क्या फंक्शन होगा, बिजनेसेस गवर्नमेंट के क्या क्या होंगे आने वाले सेशन में पार्लियामेंट में, उसके लिए होता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब पार्लियामेंट के अंदर क्या एक्शंस हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब सरकार क्या क्या महत्वपूर्ण पॉलिसीज लाएगी देश के लिए, वो सब फैसले होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स पे। सिक्योरिटी संबंधित फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उसके अलावा 2019 में 2019 तक तो 6 ही कैबिनेट कमेटीज थे। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 कैबिनेट कमेटीज और बनवा दी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ताकि देश के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और ज्यादा सपोर्ट किया जा सके। ध्यान से देखा जाए तो सारे के सारे कैबिनेट कमेटी जो हैं दे आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एक्सेप्ट 2। एक कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इसमें ऐसे वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन होगा इसका हेड, किसी भी एक मेंबर को बना दिया जाता है हेड। जो भी कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन के मेंबर्स हैं उसमें से एक को किसी को बना दिया जाता है हेड। दूसरा कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हेड होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। उसके अलावा बाकी 6 के हेड प्रधानमंत्री जी खुद हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वैसे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब देखो वाई CCS इज कंसिडर टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैसले लेता है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्राइम मिनिस्टर जी के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। तो अभी फिर से ये 5 लोग होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा अमित शाह जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। ये 5 लोग मिलकर के बनाएंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सारे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी बॉडीज हैं, रॉ एंड IB, उन सब के अपॉइंटमेंट्स करती है चीफ के। उसके अलावा डिफेंस बजट, किस तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर होगा, वोट ऑन क्रेडिट वगैरह जो पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जा सकता, वो सारे क्रिटिकल फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एट WTO, SPS मेजर एट WTO। इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए WTO आपको पता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य काम है ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स, रूल्स को यूनिफॉर्म तरीके से डिफाइन करना और उनको इंप्लीमेंट करवाना अमंग्स द WTO मेंबर्स, ताकि दुनिया भर में स्ट्रीमलाइन तरीके से ट्रेड चलता रहे। ट्रेड तभी होगा जब ट्रेड रिलेटेड नियम कानून यूनिफॉर्म तरीके से डिफाइंड है और सारे देश उसको मान रहे हैं। तो ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इशू होता है फूड सेफ्टी, क्योंकि फूड रिलेटेड आइटम्स में जब ट्रेड होगा तो जरूरी है कि जिस देश से वो फूड आइटम हमारे यहाँ आ रहा है वो फूड आइटम हमारे यहाँ के लोगों के हेल्थ को खराब ना करे, या फूड आइटम में कुछ ऐसा ना हो जो लोकल वेजिटेशन को, फ्लोरा फौनास को डैमेज करे। तो इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि फूड रिलेटेड आइटम्स में जब भी ट्रेड हो तो उसमें एक बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए ताकि पब्लिक हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे, एनिमल या प्लांट हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए WTO के ऊपर एक एग्रीमेंट मेंबर कंट्रीज ने मिलकर के साइन किया है जिसका नाम है SPS अग्रीमेंट।
सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स एग्रीमेंट, जिसका मकसद है कि इस बात को इंश्योर कराए कि कोई भी पेस्ट या डिजीज फूड रिलेटेड ट्रेड के कारण ना फैले। द फूड प्रोडक्ट शुड नॉट कंटेन एनी हार्मफुल सब्सटेंस और पैथोजेंस, ताकि फूड सेफ्टी बनी रहे लोगों के लिए, प्लस प्लांट एंड एनिमल हेल्थ को भी नुकसान ना पहुंचे। अभी इंडिया और यूएस के बीच में लगभग 10 साल से डिस्प्यूट चल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू पोल्ट्री रिलेटेड इंपोर्ट। अमेरिका से आने वाले जो पोल्ट्री इंपोर्ट हो रहे थे हमारे देश में, उसको लेकर के इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अमेरिका से आने वाले जो पोल्ट्री हैं उनके कारण भारत में बर्ड फ्लू होने का खतरा बढ़ता है, और इस कारण से इंडिया हैड पुट बैन ऑन पोल्ट्री इंपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम द यूएस, क्योंकि उन भारत का कहना है कि उसमें सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया है यूएस ने, और अमेरिका से आने वाले जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो भारत के अंदर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा रहे हैं। अभी न्यूज निकल करके ये आ रही है कि 10 साल बाद इंडिया और यूएस ने आपस में मिल करके नेगोशिएशन की मदद से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया डब्ल्यूटीओ पे। 10 साल से ये मामला फंसा हुआ था, इंडिया ने लिटिगेशन फाइल किया था, लेकिन अब इसको रिजॉल्व कर लिया गया है थ्रू नेगोशिएशन, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है लिटिगोशिएशन। लिटिगेशन था जिसको हमने नेगोशिएशन से फाइनलाइज कर लिया, तो इसको नाम दिया गया लिटिगोशिएशन। कुछ और चीजें देख लेते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर से संबंधित, कि जो वर्ल्ड कंट्रीज मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ का, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप अपने फूड प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड आप कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स के लेवल में रखने की कोशिश करें। फूड का भी अपना स्टैंडर्ड होता है ना, पैकेजिंग स्टैंडर्ड, प्रिजर्वेटिव उसमें कितना मिला हुआ है, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स। और डब्ल्यूटीओ इनकरेज करता है वर्ल्ड मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ को कि आप एसपीएस एग्रीमेंट के अंदर कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स को मीट करें फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स। Codex Alimentarius standards are basically food code developed by Codex Alimentarius Commission, and this Codex Alimentarius Commission is an international body जिसको WHO and Food and Agriculture Organization FAO ने मिल करके बनाया है। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का काम है कि इंटरनेशनल लेवल पे फूड के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो डिफाइन करे। दुनिया के 180 मेंबर्स इस कंट्री जिसका हिस्सा है, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत के अंदर फूड स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने वाली एजेंसी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि हमारे यहाँ का जो फूड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस यानी कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर हो। और एसपीएस में अगर हम लोग कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड को मीट कर पाए तो फिर कोई भी एक्सपोर्टेड आइटम, भारत से जो एक्सपोर्टेड आइटम होगा विदेशों में, उसको लेकर के डिस्प्यूट नहीं होगा, बिकॉज कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड इज ग्लोबली या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फूड स्टैंडर्ड। बिम्स्टेक और सार्क में कौन से मेंबर जो हैं वो सार्क का मेंबर है लेकिन बिम्स्टेक का नहीं है? पाकिस्तान एंड मालदीव इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल यूपीएससी 2016 में पूछा गया था, इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एग्रीमेंट 2015 में ही साइन कर दिया गया था, और ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड का कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद पेरिस क्लाइमेट डील। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।